यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोगों का आज हम लोगों का जो अगला एक्ट होगा वो होगा 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक। परंतु मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि बच्चों, आप लोग देखता हूं एक गलतियां क्या करते हैं कि आप लोग जो है कि जब कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को प्रस्तुत किया जाता है तो आप जो है कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है। जैसा कि ऑफलाइन के बैच में कुछ बच्चों ने देखा तो वो कॉन्सेप्ट जब वो देख रहे थे तो उसको वो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उसको वो क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड कर दे रहे थे, भगा दे रहे थे, ठीक है। जबकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। विदाउट कॉन्सेप्ट जो है, विदाउट कॉन्सेप्ट पढ़ना बेकार है। क्यों? क्योंकि मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ऐसा कोई बात नहीं है कि जो आपको लूसेंट में ना मिले या मार्केट में जो किताबें पड़ी हुई हैं 150, 200, 50 रुपए की उसमें ना मिले, मिलेंगी वहां पे भी, परंतु जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वो शायद ना मिले, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में सपोर्ट करेगा। इस वजह से जो है हम लोग कॉन्सेप्ट को जोड़ के चल रहे हैं, जबकि अदरवाइज मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेस में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अक्सर जो है कि बोल दिया जाता है, बच्चे लिख लेते हैं और उसके बाद से उनके कार्य कंप्लीट, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है गड़बड़ है, इससे हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। रटने वाली विद्या से हम लोगों को बचना होगा। कहीं कहीं रटने वाली कंडीशन आएगी तो हम लोग रटा भी जाएगा, मगर फिलहाल जो है रटने वाली परंपरा से आप लोग अगर बचें तो अच्छा होगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, ठीक है। स्किप करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप एकदम इत्मीनान से जो है चीज़ों को पूरा, आधे घंटे की वीडियो हो या 40 मिनट की वीडियो हो या 25 मिनट की वीडियो हो, उसको पूरा देखने का प्रयास करें ताकि एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके और आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे ले जाएं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने अगले एक्ट पे जिसका नाम होगा 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां देखें, 1813 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट में मुख्य 3 बातें हैं, ठीक है, मुख्य 3 बातें हैं। और ये मुख्य 3 बात कौन कौन है, ठीक है, 3 प्रावधान कौन कौन है वो आपके बोर्ड के सामने है। कि पहला प्रावधान तो आपने देख रखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय पत्ती और चीन देश पे एकाधिकार बना रहा, ठीक। ये आपका पहला प्रावधान हुआ। दूसरा प्रावधान हम क्या देख रहे हैं कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। और तीसरा प्रावधान आप लोग देख रहे होंगे कि ईसाई मिशनरियों को भारत आके धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। तो ये तो मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो आप यहाँ पे 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो आंसर दे सकते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि क्यों क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, इसके कारण क्या थे, ठीक है। तो हम लोग इन तीनों प्रावधान के कारणों को भी जाना जाएगा कि क्या कारण थे कि ये 3 प्रावधान जो है ब्रिटिश संसद से पारित हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है। तो आते हैं हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे और उसके बाद हम लोग इन तीनों को उस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। और लगभग आज की जो क्लास है, आज के क्लास में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने किस क्रम से भारत का कैसे शोषण किया और भारत का धन जो जो भारत का धन था सीधे कहां जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, ठीक है। धन निष्कासन, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं उस कॉन्सेप्ट को जरा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो
दोस्तों इसको हमें समझने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के 3 चरण देखने होंगे। और वो 3 चरण कौन कौन होंगे? देखिए, सबसे मैं इसको ऐसे यहां लिखना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के 3 चरण। ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के 3 चरण। अब ये 3 चरण कौन कौन है, जरा आइए इसको देखते हैं। ठीक है, 3 चरण कौन कौन है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला चरण देखें हम तो 1757 से लेकर 1813 तक का टाइमिंग, फिर 1813 से लेके 1860 तक की टाइमिंग, और फिर 1860 से लेके 1947 तक की टाइमिंग। ठीक है, तो ये 3 चरण हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा इतिहास का विषय है, इतिहास की चीजों को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और आप देख रहे होंगे कि शुरू से इतिहास को लेके मैं चल रहा हूँ, आधुनिक भारत के इतिहास को। ठीक है, तो इसका डिटेल मैं आपको अलग से, ये अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पे आपको बहुत ही डेप्थ में चीजों को बताऊंगा। यहां थोड़ा हम लोग लाइटली चीजों को समझेंगे, मतलब ये ना लगे कि संविधान का क्लास और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, आपको ऐसा ना फील हो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे काफी चीजों को मैं स्किप करूंगा। ठीक है, परंतु जो मुख्य बातें हैं, जो आपके समझ को विकसित करने के लिए नितांत आवश्यक हैं, उन बातों की चर्चा तो मैं यहाँ पे जरूर करूंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग इसको। जैसे कि ये जो 1857 की जो टाइमिंग है, इसको हम कहते हैं वणिकवाद। ठीक है, और दूसरा जो होता है, इसको हम कहते हैं मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद। मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद। तो मित्रों यहां से हम देखें 1757 से 1813 वणिकवाद, 1813 से 1860 मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद, और 1860 से 1947 तक का जो टाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है, हम इसके माध्यम से समझने का यह प्रयास करेंगे कि 1813 का एक्ट आया ही क्यों, इसके आने के कारण क्या थे, और वो जो 3 प्रावधान हैं, वो 3 प्रावधान करने के क्या कारण थे। तो आइए हम समझते हैं। जैसा कि मित्रों आप जानेंगे कि 1757 से 1813, इसके पहले अगर हम चले जाएं, यानी कि हम चले जाएं 1600, ठीक है, सन 1600 से 1757 तक का अगर हम टाइम देखें, तो यहां पे हम क्या देखेंगे? यहां पे हम ये देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से धन लेके भारत आ रही है और यहां पे व्यापार कर रही है। और व्यापार में क्या व्यापार कर रहे हैं? मसालों का व्यापार, हस्तशिल्प जो वस्तुएं थी उनका व्यापार, मलमल। ठीक है, तो ये सारी चीजें ब्रिटेन में, ठीक है, काफी डिमांडेड थी। और ब्रिटेन क्या कहें, पूरे यूरोप में डिमांडेड थी, मांग इनकी ज्यादा थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ जो धन लेके आती थी, वो धन भी सोने और चांदी के रूप में होते थे। तो उस धन से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? भारत में हस्तशिल्प निर्मित वस्तुओं को, यानी आप कह सकते हैं लघु कुटीर उद्योग, ठीक है, से उत्पन्न वस्तुएं, तो इनको ये क्या करते थे? खरीदते थे, और खरीद के ब्रिटेन या कह लीजिए यूरोप महाद्वीप में ले जाके बेचते थे, जिससे इनको अच्छी आमदनी होती थी। ठीक है, अब ये जब भारत में आके व्यापार कर रहे हैं, तो विदेशी धन जो है, ब्रिटेन का धन, ठीक है, सोना चांदी, वो हमारे वहां क्या हो रहा है? वो हमारे वहां जमा हो रहा है। और हम क्या, अभी एक निर्यातक देश हैं,
तो हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, भारत को काफी फायदा हो रहा है। तो जो राजा महाराजा होते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब व्यापारिक अनुमति मांगते थे तो अनुमतियां भी इसीलिए दे दी जाती थी क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनसे हमारा फायदा था। परंतु ये फायदा बड़े लंबे समय तक नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं लंबे समय तक रहेगा, अभी उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या था, 1600 से लेके 1757 तक ये जो एज होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे ब्रिटेन का धन, ब्रिटेन का धन भारत आएगा, ठीक है, भारत आएगा, ठीक। और भारत यहां पे आर्थिक रूप से क्या होगा, मजबूत होता जाएगा, होता जाएगा। ब्रिटेन भी मजबूत हो रहा था, ऐसा नहीं है ये व्यापार करने से ब्रिटेन को घाटा हो रहा था, बहुत फायदे हो रहे थे। और वहां पे जब पोप की सत्ता, यूरोप में पोप की सत्ता जो है जब डाउन होती है और शिक्षा का विस्तार होता है और यहाँ से जो वस्तुएं ले आके बेची जाती हैं, धन वहां पे बढ़ता है, तो नए नए शोध होते हैं। और जब नए नए शोध होंगे तो क्या होगा, वहां पे कल कारखानों का निर्माण भी शुरू होगा। अब जब कल कारखानों का निर्माण शुरू होगा तो फिर उससे क्या परिवर्तन आएगा, उसको अभी हम लोग समझते हैं। ये जो एज है 1600 से 1757 का, ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, ब्रिटेन का धन भारत आ रहा है, ठीक, और भारत को भी फायदा मिल रहा है और ब्रिटेन को भी फायदा मिल रहा है, ठीक। अब समझिएगा, ये जो मैंने बोर्ड पे 3 चरण बना रखे हैं, 3 चरण मैंने जो बना रखे हैं, अब इसको आप समझने का प्रयास करें। मेन बात तो अब यहां है, ठीक है, मेन बात अब यहां है, ठीक है। आइए अब जरा इसको देखते हैं हम लोग कि यहां पे क्या बात थी। तो 1757 से 1813 तक का जो टाइम होगा, अब इसको अगर आप देखें तो 1757 में अंग्रेज प्लासी की लड़ाई जीत चुके थे, 64 में बक्सर का युद्ध जीत चुके थे, ठीक है, बक्सर का युद्ध जीत चुके थे। तो अब बंगाल का धन जो है वो पूरी तरह किसके पास आ चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुका था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। अब ये क्या करेंगे, भारतीयों को मजबूर करेंगे कच्चे माल निर्मित करने के लिए। तो यहां पे क्या होगा कि भारत से जो कच्चे माल ये ले जाके पैसा दे के खरीदते थे और फिर ब्रिटेन ले आके बेचते थे, यूरोप में बेचते थे, अब वो कच्चा माल जो है वो इनको बिना अपना पैसा लगाए मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे, जब बक्सर और प्लासी का युद्ध हो जाएगा तो इस युद्ध के बाद हम क्या देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास असीम धन आ जाता है, बिहार और उड़ीसा भी बक्सर में मिल जाता है, तो खूब धन आ जाता। अब भारत के धन से ही ये क्या करेंगे, यहाँ के कच्चे मालों को खरीदेंगे और ले जाके ब्रिटेन में बेचेंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी कब तक 1813 तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और यहां पे क्या किया जाएगा, यहां पे भारतीयों को मजबूर किया जाएगा कि वो ब्रिटेन के कल कारखानों में जो कपड़े वगैरह निर्मित होते थे, ठीक है, उनके लिए कपास वगैरह ये भारी मात्रा में उत्पन्न करें, ठीक है, नील की खेती करें। तो इस टाइप की चीजें हमको यहाँ पे दिखाई देनी शुरू होंगी। तो अब यहाँ क्या होगा 57 से 1813 में जो वणिकवाद का टाइम है, यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या कर रही है, जो चीजें वो खरीद के ले जाती थी, अब वो चीजें क्या हो रहा है, वो यहाँ पे फ्री में पा रहे हैं। फ्री में पाने का मतलब क्या, कि भारत के धन से ही तो ये खरीद के जो है ले गए, कहां पे ले गए, ब्रिटेन। और वहां पे कल कारखानों में जो खाली पड़े थे, वहां पे क्या हुआ, वस्तुओं का निर्माण शुरू हो गया, ठीक। अब यहां वस्तुओं का निर्माण हो जाएगा। अब निर्माण होने के बाद अब देखिए क्या होगा, 1813 से 1860 की जो टाइमिंग होगी, मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का जो टाइम होगा, अब जरा इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। ये मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का जो टाइम है, अब 13 तक ब्रिटेन की कारखानों में तैयार माल जो है खचाखच भरे पड़े थे। अब उनको एक बड़े बाजार की जरूरत थी,
बड़े बाजार की जरूरत थी। तो भारत के लोगों की अभी भी क्रय शक्ति जो है वो खराब नहीं थी, अच्छी थी क्रय शक्ति, ठीक है। तो अब यहां क्या होगा, यहां पे हम ये देखेंगे कि ब्रिटेन में जो निर्मित वस्तुएं थी, जैसे सूती वस्त्र, आपने मैनचेस्टर, लंकाशायर, ठीक है, हैम्पशायर, ये सारे सुन रखे होंगे, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे जो निर्मित हो रहे थे सूती वस्त्र वगैरह, ठीक है, तो अब इनको भारत में बेचना था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब इसको बेचने के लिए ये क्या करेंगे, भारत को एकीकृत बाजार के रूप में स्थापित करना बड़ा आवश्यक था। एकीकृत बाजार मतलब क्या होता है कि भाई भारत उस समय छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। अवध अलग है, कर्नाटक अलग है, ठीक है, मैसूर अलग है, और फिर हम देख रहे हैं कि ये बंगाल अलग है, मद्रास अलग है, ऐसे जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में भारत बटा था। ठीक, देसी राजा जो है शासन कर रहे थे। तो अब यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प की नीति और गोद निषेध का सिद्धांत, और तीसरा साम्राज्य विस्तार का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी लेके आएगा। ठीक, जिसमें 2 सिद्धांत, राज्य हड़प की नीति और गोद निषेध का सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण था। तो अब क्या किया अंग्रेजों ने, लॉर्ड डलहौजी ने, यहां पे वो क्या करेगा, एकीकृत बाजार यानी कि जो छोटे छोटे राजा थे इनको समाप्त करने के लिए ये क्या करेगा, इनके राज्यों को हड़प लेगा। और जिन लोगों, और वो क्षेत्र जहां पे गोद निषेध सिद्धांत लागू नहीं होता था, ठीक है, गोद निषेध सिद्धांत लागू नहीं होता था, वहां पे बैड गवर्नेंस यानी कि कुप्रशासन का आरोप लगाया जाएगा। जैसे अवध जो है ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा सपोर्टर था, परंतु अवध की जो उपजाऊ जमीन थी, ठीक है, वहां पे कृषि का प्रोडक्शन काफी अच्छा था, टैक्स की मात्रा वहां पे काफी ज्यादा थी। तो अवध देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में अवध जितना सहायक हो सकता था 1856 तक वो सहायक हो चुका था। अब उसकी कोई आवश्यकता जो है ब्रिटिशर्स को नहीं रह गई थी। तो इस वजह से क्या होगा कि अवध पे कुप्रशासन का आरोप लगा के अवध को हड़प लेंगे। अब हड़पने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे ब्रिटेन से जो निर्मित वस्तुएं होंगी वो यहाँ पे लाके बेचना शुरू हो जाएगा। ठीक, शुरू हो जाएगा। तो हमको ये समझना है कि 1813 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म क्यों किया गया। ठीक है, तो बच्चों खत्म इसलिए किया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापारिक एकाधिकार महारानी के द्वारा प्राप्त कर रखी थी, ठीक है, महारानी के द्वारा प्राप्त कर रखी थी, तो वहां पे जो अन्य कंपनियां थी, अन्य कंपनियों का दबाव था कि हमें भी व्यापार की इजाजत दी जाए। और दूसरी तरफ खुद ब्रिटिश संसद चाह रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना, जो कि 1773 से करता आ रहा था। तो यहां पे क्या होगा कि जो अन्य कंपनियां होंगी, तो अन्य कंपनियां जो दबाव बनाएंगी, दबाव के कारण क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया जाएगा। ये एक बात। दूसरी बात क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत पे कंट्रोलिंग पावर था उसको पूर्णतः समाप्त करना चाह रही थी महारानी, या कह लीजिए ब्रिटिश संसद। तो क्या होगा, इस कारण से भी अन्य कंपनियों को व्यापारिक अनुमति दे दी जाएगी। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, उस समय नेपोलियन ने क्या किया था कि पूरे यूरोप की कर रखी थी नाकाबंदी। पूरे यूरोप की क्या कर रखा था, नाकाबंदी कर रखा था। ब्रिटेन में जो वस्तुएं बन चुकी थी कल कारखानों में, वो वस्तुएं यूरोप के अन्य देशों में जा नहीं सकती थी और उन्हें एक बड़े बाजार की जरूरत थी। तो अब क्या है, इस बड़े बाजार की पूर्ति करेगा कौन, भारत करेगा। तो यहाँ पे निर्मित वस्तुएं जो हैं ब्रिटेन की, वो भारत में आना शुरू हो जाएंगी। तो जब भारत में उनकी वस्तुएं आना शुरू हो जाएंगी तो हमारा जो हस्तशिल्प उद्योग है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो वस्तुएं ब्रिटेन जाती थी, जिनकी ब्रिटेन में भारी डिमांड थी, आप देखेंगे कि हमारे हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के लिए और ब्रिटेन का जो औद्योगिकरण है उसको विकसित करने के लिए
हमारे हस्तशिल्प वस्तुओं पर लगाए जाएंगे उच्चतम टैक्स, ठीक है। और ये टैक्स की दरें इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई कि भारत में जो हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं थीं वो ब्रिटेन में काफी महंगे पड़ने लगे, जिससे ब्रिटेन में हमारे सामान की डिमांड जो है कम हो गई, जबकि वहां पे कल कारखानों के द्वारा निर्मित वस्तुएं जो थी वो सस्ती थी। प्लस ब्रिटेन से भारत आने पे यहाँ पे कोई शुल्क लगाने वाला भी नहीं था। भाई ब्रिटेन में भी ब्रिटेन का शासन और भारत में भी ब्रिटेन का शासन, तो दोनों जगह जब एक ही व्यक्ति है तो होगा क्या। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर अगर हमारा देश आजाद होता, अगर उन्होंने हमारे वस्तुओं पे टैक्स लगाया ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, हम आजाद होते तो हम भी लगाते ना ब्रिटेन की वस्तुओं पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स। परंतु यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो खुद ब्रिटेन जो है शासक था, इस वजह से ब्रिटिश वस्तुओं पे कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया, ठीक है, नहीं लगाया गया। तो इस तरह से होगा क्या, हमारे हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो जाएगा, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त आपको मैंने बताया कि क्यों किया जाएगा, 3 कारणों से। पहला तो खुद महारानी या ब्रिटिश संसद चाह रही थी इनको कंट्रोल करना, जो कि 1773 से करते चले आ रहे थे, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अन्य कंपनियां थीं उन कंपनियों में भी जो माल हैं वो खचाखच भरे हुए थे, उनको सेल करना था, सेल होगा, बिक्री होगा तो ब्रिटेन देश का विकास होगा। और बोनापार्ट ने क्या किया था, पूरे ब्रिटेन की कर दी थी नाकाबंदी, ठीक है। तो इस वजह से जो है, इस वजह से व्यापारिक अनुमति देनी पड़ी, ठीक है। तो हम अगर देखें यहां, तो आप देख रहे हैं कि लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, परंतु चाय पत्ती और चीन पे एकाधिकार बना रहा। तो बस एक रियायत ब्रिटिश संसद ये देगा कि ठीक है, आप जैसे भाई अगर समाप्त करेंगे, ब्रिटिश संसद अगर समाप्त करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, तो क्या वो विरोध नहीं करेगा, विरोध करेगा, परंतु उसका विरोध सफल नहीं होगा। बस एक आंशिक सफलता क्या मिलेगी कि चायपत्ती और चीन देश पे पूर्णतः जो भी व्यापार करना है चीन देश के साथ, वो पूरा का पूरा एकाधिकार अभी भी किसके पास बना रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब दूसरी बात पे आए कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान क्यों किया गया। आप इस बात को समझ लें कि ब्रिटिशर्स हमारे फायदे के लिए कभी कोई काम नहीं करते थे। मॉडर्न इंडिया का एक आप सेट कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि ब्रिटिशर्स जो है हम लोगों के फायदे के लिए कोई काम नहीं किए थे, चाहे भारत में रेलों का विस्तार हुआ, संचार व्यवस्था हुई, डाक व्यवस्था हुई, रोड निर्माण हुआ या कुछ भी, ठीक है, वो हमारे फायदे के लिए कुछ भी नहीं किए थे, हर कार्य में उनका फायदा होता था। तो अब उनका क्या फायदा है हमको पढ़ाने में, हमारी शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने का। तो बताना चाहूंगा बच्चों कि जो 1 लाख रुपए हमारे ऊपर खर्च किए गए शिक्षा पे, वो हमें पाश्चात्य शिक्षा प्रदान किया गया। अब पाश्चात्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा, तो पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने से होगा क्या, जब पाश्चात्य शिक्षा हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, 2 फायदे इसके होंगे। 2 फायदा क्या, पहला फायदा तो ये कि मन मस्तिष्क से हम क्या होंगे, हिंदुस्तानी, ठीक है, शरीर से होंगे हम हिंदुस्तानी, परंतु मस्तिष्क से हम क्या होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे, अंग्रेज होंगे, ईसाई होंगे, ठीक है। तो हम पहनते हैं धोती कुर्ता, ठीक, महिलाएं पहनती हैं साड़ी, और ब्रिटेन में क्या बन रहा है, ब्रिटेन में जींस टी शर्ट बन रहा है, ठीक है। तो अब वहां पे जींस टी शर्ट अगर बन रहा है, अब उसको अगर सेल करना है तो सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, भारतीय संस्कृति को तोड़ो, भारतीय संस्कृति को तोड़ो। तो यहाँ पे क्या होगा, भारतीय संस्कृति को ये तोड़ेंगे, ठीक, ईसाई मिशनरी भी भारत आ जाएगी, ये भी ईसाई धर्म का प्रचार करेगा, भारतीय संस्कृति को तोड़ेगा, ठीक। और दूसरी तरफ जो 1 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है पाश्चात्य शिक्षा के लिए, इससे भी क्या हो रहा है, हमको ईसाई बनाया जा रहा है। दूसरा फायदा क्या था 1 लाख रुपए खर्च करने का, दूसरा फायदा ये था 1 लाख रुपए खर्च करने का कि जब हम शिक्षित हो जाएंगे, अंग्रेजी भाषा जान जाएंगे, पहला तो ब्रिटिशर्स के हम लोग बन जाएंगे समर्थक, ठीक है, और दूसरा
हमको ब्रिटिशर्स को सस्ते दर पे मिल जाएंगे श्रमिक, मजदूर या आप कह लीजिए कर्मचारी। ठीक है, तो समस्या कहाँ आती थी? लैंग्वेज की समस्या आती थी। अब लैंग्वेज की समस्या को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, समाप्त किया जाएगा और यहाँ क्या होगा? सस्ते दर पे हम ब्रिटिशर्स को कर्मचारी भी प्राप्त हो जाएंगे। और ईसाई मिशनरी जो आई है, ठीक है, ये क्या कर रही है? ये भी ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है, लोगों को ईसाई बना रहा है। ठीक है, अब अगली बात मैं जोड़ूं तो आपको पता होगा कि राजा राममोहन राय जो भारत में सामाजिक कुप्रथाएं थी उसको समाप्त करते हैं। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह न होने देना, ठीक है, नर बलि प्रथा, ठीक है, दास प्रथा। तो इन सारी बुराइयों को ब्रिटिशर्स कानून बना के समाप्त करेंगे। और जब राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जब इन कुरीतियों पे प्रहार करेंगे तो ये अंग्रेज कहेंगे कि हाँ, राजा राममोहन राय सही कह रहे हैं। तो उनकी बातों का समर्थन करने का कारण क्या था? उनकी बातों के समर्थन करने का कारण ये था कि उससे इनको फायदा होगा। फायदा क्या होगा? जब हम पुरानी कुप्रथाओं में जकड़े रहेंगे तो जो नई आधुनिक प्रथाएं जो हैं, ठीक है, जो पश्चिमी सभ्यता है, हम उसको एडॉप्ट कहाँ करेंगे? तो इसलिए सामाजिक कुप्रथा को तोड़ना बहुत जरूरी था। ठीक है, अगर ये कुप्रथा नहीं टूटती तो ब्रिटेन में निर्मित जो वस्तुएं हैं, ठीक है, तो वो क्या होता? यहाँ पे सेल नहीं हो पाते, बिक नहीं पाते। तो हमारी जो सामाजिक बुराइयां थी उनको अंग्रेजों ने अपने ही फायदे के लिए समाप्त किया। वो अलग बात है कि हमको इससे फायदा मिला, बुराई तो बुराई है। मगर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत बड़ी समाज सुधारक थी और हमारे समाज से सामाजिक बुराइयों का अंत किया। ठीक है, अगर सामाजिक बुराइयों का अंत करना था तो तुम 1600 से 1757 का जो टाइम है, या 1757 से 1813 की जो टाइमिंग है, तुमने उस समय क्यों नहीं किया? उस समय भी तो कर सकते थे, बंगाल में तुम्हारा रूल चल रहा था, उस समय तो कर सकते थे ना, मगर नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटेन के कारखाने जो है तैयार उत्पादों से भरे नहीं थे, परंतु 13 तक भर जाते हैं। अब उनको बेचना है, उनको बाजार चाहिए, और वो बाजार कहाँ मिलेगा? भारत में। तो ये नियमें जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया। ठीक, अब दोस्तों हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, और अगले एक्ट पे आते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 में आते हैं। ठीक है, आइए जरा उसके प्रावधानों को देखा जाए। चार्टर अधिनियम 1833 जो है, अब हम क्या देख रहे हैं? इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो जैसा कि बताना चाहूंगा कि जो अन्य कंपनियां थी, अन्य कंपनियां बराबर जो है दबाव बनाई हुई थी कि हमको जो है व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया जाए, और खुद महारानी या ब्रिटिश संसद कह लीजिए, वो तो खुद चाह रहा था कंट्रोल करना। तो अब क्या होगा? अब यहां पे देखिए क्या होगा कि जो एक छूट मिली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि चाय पत्ती और चीन देश के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार अभी आपके पास रहेगा, वो अब क्या होगा? वो भी अब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा खत्म किया गया, तो आपके पास आप दो जगह फंसेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट को आंसर दें या 1833 के चार्टर एक्ट को, तो ध्यान रखिएगा आपको 1813 का चार्टर एक्ट आंसर देना है। कब 33 का एक्ट हम जो है आंसर देंगे? जब क्वेश्चन ये पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कब खत्म किया गया। तो जब पूर्णतः पूछेगा या ऐसे पूछेगा कि चाय पत्ती और चीन सहित कब खत्म किया गया, तब आपका आंसर होगा 1833 का एक्ट। ठीक है, तो ये आपने एक अधिनियम देखा जिसमें पहला प्रावधान मैंने आपको समझाया। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब भाई इसका क्या कारण है? तो आप देख रहे हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, राज्य हड़प, गोद निषेध, साम्राज्य विस्तार, ठीक, और इसके पहले लॉर्ड वेलेस्ली,
ठीक है, उसने भी साम्राज्य का काफी विस्तार कर दिया था। लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी आया, ये और विस्तार कर दिया। तो अब भारत का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के पास जा भारी मात्रा में चला गया। मतलब कह लीजिए कि 1856 आते आते भारत जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह किसके अधीन हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाएगा। ठीक है, या आप कह लीजिए कि ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाएगा। तो यहां हम देखें, पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक पावर की जरूरत थी जो पूरे भारत को संचालित करे। ठीक है, तो भारत को संचालित करने के लिए दो व्यक्ति थे। पहला भारत में गवर्नर जनरल और दूसरा राज्य सचिव। तो समझिएगा, राज्य सचिव होता था ब्रिटेन में बैठा हुआ और गवर्नर जनरल जो होता था वो भारत में होता था। तो गवर्नर जनरल जब किसी कार्यों को करता था, ठीक है, तो उसकी अनुमति जो है वो राज्य सचिव से भी लेता था, राज्य सचिव से भी लेता था जो ब्रिटेन में बैठा था। परंतु आप कह सकते हैं कि अंतिम पावर जो है भारत में वो गवर्नर जनरल के पास ही था। ठीक है, और जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य हमारा क्या है कि हमारे संविधान में आज जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं संविधान में, ऐसा नहीं है कि हर चीजों को संविधान निर्माताओं ने अपने दिमाग से सोच सोच के लिख दिया हो। नहीं, वो अंग्रेजों की देन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंग्रेज लेके आए। अब आप देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 73 के एक्ट के द्वारा। क्या भारतीय संविधान निर्माता ले आए? नहीं, वो ब्रिटिशर्स की देन है। ठीक है, दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल का पद जो आएगा, अब यही गवर्नर जनरल का पद आज की डेट में किस रूप में हमारे सामने है? राष्ट्रपति के रूप में सामने है। हर राज्यों में गवर्नरों की नियुक्तियां होंगी। तो ये गवर्नर आज किस रूप में हमारे सामने है? आज राज्यपाल के रूप में हमारे सामने है। तो ऐसे जो हम अपने संविधान में चीजें देख रहे हैं वो अंग्रेजों की देन है, ब्रिटिशर्स की देन है। और यही तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन सी चीजें कब अंग्रेज जो है दिए, कब उनके द्वारा किस एक्ट के माध्यम से वो चीजें हमारे समक्ष लाई गई। और यही एग्जामिनर हमसे पूछता है। ठीक, तो यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको क्या किया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरी बात देखें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, अब आगे की चीजों को देखें अगर हम, तो नेक्स्ट क्या दिखेगा? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें बच्चों 3 सदस्य थे और गवर्नर जनरल को लेके 4 सदस्य। ठीक है, 4 सदस्य। तो अब क्या होगा? इसमें 5वां सदस्य, या आप ऐसे समझें कि कार्यकारिणी में तो 3 थे, गवर्नर जनरल को लेके 4, परंतु अब क्या हो रहा है? कार्यकारिणी में 3 की बजाय 4 हो गए और 5वां कौन हो गया? गवर्नर जनरल। तो आप इस बात को जरा ध्यान में रखें कि ये जो चौथा सदस्य जो आएगा तो बहुमत वाली समस्या यहां पे फिर फंस जाएगी। आप जाके 1781 का और 84 का एक्ट मेरा देखिए, वहां पे मैं इस बात को समझा रखा हूं कि जो है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या 4 थी और गवर्नर जनरल 1। तो बहुमत की समस्या हमेशा फंसती थी। 3 एक तरफ हो जाते थे, 2 एक तरफ, जिसमें गवर्नर जनरल शामिल होता था। तो पता क्या चला? गवर्नर जनरल की बात ही नहीं मानी जा रही है, गवर्नर जनरल होके भी तुम बेकार हो। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए क्या किया गया? सदस्य संख्या घटाया गया था। परंतु अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर से 5 हो गए, तो फिर अब समस्या वही उत्पन्न होगी। परंतु यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं उत्पन्न होगी? इसके कारणों को समझ लीजिए। ये जो चौथा सदस्य होगा ये विधि सदस्य, कानून का जानकार व्यक्ति होगा। विधि सदस्य के रूप में इसकी नियुक्ति हो रही है, यानी कि ये विधि का बहुत बड़ा ज्ञाता होगा। और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जब कानून बनाएगी, जब उसे लागू कराएगा, तो उसमें ये क्या करेगा? उसमें ये सहयोग करेगा। ठीक है, अपना राय देगा। परंतु वोटिंग का अधिकार इसको नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो शुरू में आप देखते थे कि 3 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए,
ये सिस्टम यहाँ पे नहीं आएगा, वोटिंग में ये भाग ही नहीं लेगा। और आपको पता होना चाहिए यही जो चौथा सदस्य है आज हमारे सामने किस रूप में आ गया है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहीं से आया है। आप देखिए कैसे हमारे संविधान का विकास हो रहा है। हम आखिर जो है इस चैप्टर का नाम अगर डाल रखे हैं भारत का संवैधानिक विकास, क्यों डाला है इस चैप्टर का नाम भारत का संवैधानिक विकास, तो हमारे संविधान का विकास हुआ कैसे है, इस बातों को यहाँ हम लोग क्या हो रहा है देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, अगली बात देखें, कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज से बदलकर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम था, ये जान लीजिए, बदलकर अब ईस्ट इंडिया कंपनी किया जाएगा। अभी तक किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा नहीं है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया। तो आपका आंसर क्या होगा, 1833 का एक्ट। मन में अब सवाल उठ रहे होंगे कि सर क्यों नाम बदल के ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका वास्तविक नाम आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और इसके एक दो नाम और भी थे, द मर्चेंट एडवेंचर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब इनका गठन हुआ था तो ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, तो इसको व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। परंतु 13 और 33 में हो क्या रहा है, व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया ना, तो पर्टिकुलर केवल ये एक कंपनी थी ना। अब तो भारत में सारी कंपनियां आ सकती हैं। ब्रिटेन में जो और भी कंपनियां भाई, जैसे हमारे वहाँ जो है कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, अडानी की कंपनी है, टाटा की कंपनी है, मित्तल की कंपनी है, आदित्य बिरला की कंपनी है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं ना। उसी तरह ब्रिटेन में भी बहुत सारी कंपनियां थी, तो वहां पे केवल मर्चेंट एडवेंचर्स जो था उसको इकलौता अधिकार प्राप्त था। परंतु जब इसके एकाधिकार को खत्म किया जाएगा तो अब क्या है, ब्रिटेन की हर कंपनी भारत आना शुरू, और जो तैयार माल है उनकी बिक्री शुरू। भारत क्या होगा, एक बाजार के रूप में जो है बन जाएगा। तो इसलिए अब ये नाम जो है अब चेंज किया जाएगा, और जितनी कंपनियां आएंगी सबको हम किस नाम से संबोधित करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से संबोधित करेंगे। इसीलिए तो आज हम कहते हैं कि भारत में शासन किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। हम कभी ये नहीं कहते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स का था। ठीक है, हम लोग ये कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट क्लियर। अगली बात, इस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। तो आप लोगों को अब फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि दास प्रथा को क्यों समाप्त किया गया। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि हमारे वहाँ सामाजिक जो कुरीतियां थीं, उन कुरीतियों को जब हम समाप्त करेंगे तो ये लोग आधुनिकता को अपनाएंगे, और जब आधुनिकता को अपनाएंगे तो आधुनिकता उस समय थी क्या, पाश्चात्य सभ्यता, और पाश्चात्य सभ्यता को जब हम अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारे विचार भी क्या हैं, पाश्चात्य सभ्यता की तरह हो जाएंगे। आज देखिए मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषी देश हो के हम लोग, आज हमारे वहाँ जितने बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जो बड़े बड़े पद हैं, सबके लैंग्वेज, हाई कोर्ट की लैंग्वेज, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज, सबके क्या है, इंग्लिश। ठीक है, आईएएस का पेपर हो, ठीक है, पीसीएस का पेपर हो, सबकी आप किताबें देखिए इंग्लिश में। आप डॉक्टरी सेक्टर को देखिए, ठीक है, सब इंग्लिश में। इंजीनियरिंग सेक्टर को आप देखिए, सब इंग्लिश में। ऐसा क्यों है, यही कारण है। ठीक है, जो हमारे वहाँ पाश्चात्य शिक्षा थोपी गई, लॉर्ड मैकाले का जो सिद्धांत आया, ठीक है, ये सारे सिस्टम है। तो मैं उन बातों की यहाँ चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा क्या करना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ संविधान, और आधुनिक भारत का इतिहास तो पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए उन बातों की चर्चा नहीं। तो बस ये देखिए कि दास प्रथा को समाप्त करने से फायदा क्या होगा, आधुनिकता को अपनाएंगे, और ये क्या होगा, दासता से जो मुक्त होगा वो ब्रिटिशर्स का समर्थक बनेगा, और जब समर्थक बनेगा तो भारत में दास जो है कम मात्रा में नहीं थे, एक बहुत बड़ी जनसंख्या दासों की भारत में थी। ठीक है, भारत में दासों की संख्या जो है भारी मात्रा में थी। ये क्या होगा, ये ब्रिटेन के समर्थक हो जाएंगे, ईसाईयत ये स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो मित्रों हम लोग का 2 एक्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ग्रुप डी का पेपर है तो प्रस्तावना और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इससे जो है फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सर जो है कि क्लास जो है इसका आप शुरू कर दीजिए, इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है,
पूरा कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि पूरे यूपीएससी लेवल का लेके चल रहे हैं, तो बच्चों ठीक है, यूपीएससी लेवल का लेके चल रहा हूँ मैं, इसको तो लेके चल ही रहा हूँ। मैं शुरू कर दूंगा, प्रस्तावना ही मैं पढ़ा दूंगा आपको, प्रस्तावना पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद से जो है कि आप आ जाएंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ों को भी मैं लेके चलूंगा, ठीक है। तो मैं 2 फेज में लेके चल रहा हूँ, इसको भी लेके चल रहा हूँ, और मैं अगली क्लास अपनी जो है ना, मैं प्रस्तावना वाली ही डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपकी डिमांड है कि प्रस्तावना का क्लास सर डालिए, तो मैं प्रस्तावना का क्लास ही डाल दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आप सब लोग मुझे विदाई दीजिए, ठीक है। शुभ रात्रि।